हेलो क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम तो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले जो ऊपर का पैराग्राफ है उसके अंदर ये पढ़ा था कि जो है लेटर मुगल्स वो उनकी वजह से क्या हो रहा था, या फिर जब वो आए तो मुगल एम्पायर की जो है डिवीजन या फिर उनका जो डिक्लाइन है होना शुरू हो गया था। और हमने पढ़ा था कि डिक्लाइन होते होते 3 तरह की जो है स्टेट्स बननी शुरू हो गई थी। एक ऐसी जो कि ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन इन्होंने मुगल के साथ अपना टाइज नहीं तोड़े। दूसरे ऐसे जो वतन जागीर थी राजपूत के पास, वो तो पहले ही उनके पास इंडिपेंडेंस थी काफी सारी, उनको और मिल गई थी, वो और मुगल्स के साथ अलग हो रहे थे। और दूसरे ऐसे जिन्होंने लड़ लड़ के मुगल से अपनी खुद की लैंड निकाली थी। तो इसके अंदर हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। इसके अंदर हम बेसिकली अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है ज्यादा पढ़ने के, मतलब उस टाइम के हिसाब से उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन पर जो है, अगर ये इतने इम्पोर्टेंट मुगल प्रोविंसेस थे तो कैसे इन पे जो है दूसरों ने कब्जा किया, कैसे इन्होंने उनसे अपनी मुगल से अपनी पावर छीन के अपने अकॉर्डिंग अपने अंडर ले ली, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। Amongst the states that were carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, three stand out very prominently. These were Awadh, Bengal and Hyderabad. तो अवध, बंगाल और हैदराबाद जो है ये स्टेट्स जब बनी, स्टेट मतलब स्टेट बनने का मतलब मुगल से अलग हो गई है, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ऑल थ्री स्टेट्स वर फाउंडेड बाय द मेंबर्स ऑफ हाई मुगल नोबिलिटी। तो हमने पहले भी पढ़ा कि अब क्या हो गया था, लेटर मुगल की जब क्राइसिस हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि नोबिलिटी जो थी, जो कि मुगल के कोर्ट्स में थी या जो भी थी, वो क्या करती थी, उन्होंने ही अपना जो है लेना शुरू कर दिया था, अपनी पावर गेन करनी शुरू कर दी थी। क्योंकि उनको एक तो ये पता था कि जो राजा है कुछ नहीं करेंगे, दूसरा उन्होंने क्या किया था, राजा को पपेट बना के रखा था अपने खुद का। खुद जो नोबल्स थे खुद 2-3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर रहते थे, उनको फिर उसी जिस ग्रुप को राजा फेवर करता था, राजा को भी वो वही जो है वही डिसीजंस दिलवाते थे जो उनके फेवर में हो। तो नोबिलिटी ने क्या है, नोबिलिटी भी आगे आगे मुगल से अपना अपने अपनी स्टेट्स निकाल के जा रही थी। तो इसका ये 3 स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 3 स्टेट्स हैं ऐसे ऐसी नोबल्स ने निकाली जो कि मुगल्स के बहुत ही अच्छे मेंबर्स थे, या फिर उनको बहुत हाई जो है, हमने पढ़ा था जाट सिस्टम पढ़ा था हमने मुगल एम्पायर के अंदर, तो जिनकी काफी हाई जैट वैल्यूज थी, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। All three states were founded by members of the high Mughal nobility who had been the governors of large provinces: Sadat Khan, Awadh; Murshid Quli Khan, Bengal; and Asaf Jah, which is Hyderabad. All three had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of the emperor. तो सब के जो भी नोबिलिटी है उसके साथ उनकी स्टेट लिखी हुई है। सादत खान अवध के थे, मुर्शीद कुली खान जो है उसने बंगाल ले लिया, और आसफ जाह ने हैदराबाद ले लिया। तो इन सब ने क्या किया, इन सब के अंदर जो एम्परर है बहुत ट्रस्ट करता था, तभी उसने इनको क्या है वहां की गवर्नेंस दी थी, वहां की मनसबदारी पोजीशन दी थी। ये जो गवर्नर जो वहां के एम्परर थे उनका इनमें बहुत अच्छा ट्रस्ट था, लेकिन इन्होंने ट्रस्ट तोड़ दिया और इन्होंने अपनी स्टेट उनसे अलग कर ली। Both Asaf Jah and Murshid Quli Khan had a Zat rank of 7,000 each, while Sadat Khan Zat was 6,000. तो हम ये देख रहे हैं कि इनकी जो Zat वैल्यू थी या जो Zat रैंक था वो भी बहुत हाई था, जो कि उस टाइम पे हमने पढ़ा Zat रैंक क्या होता है, मुगल्स क्या करते थे, पोजीशन देते थे, जिसका रैंक जितना हाई उसकी पोजीशन उतनी अच्छी, उतना बेटर, उनको पैसे मिलेंगे, सब मिलेगा। तो इनकी जो रैंक है काफी हाई है। तो अब हम हैदराबाद के बारे में स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ। Nizam-ul-Mulk Asaf Jah, the founder of Hyderabad state, was one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor Farrukhsiyar. अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, पहले तो आपने मुगल एम्परर का नाम याद रखना है और किसने स्टेट ढूंढी उसका नाम याद रखना है। तो निजामुल मुल्क क्या है, निजाम बेसिकली क्या होते हैं, रूलर्स या गवर्नर्स, उनको निजाम बोलते हैं, बेसिकली रूलर को निजाम बोलते हैं। तो निजामुल मुल्क ये जो है, असफ जाह अपने आप को ही निजामुल मुल्क कहता था, ठीक है। इसने क्या किया, हैदराबाद स्टेट का फाउंडर है। फाउंडर का क्या मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि इसने हैदराबाद स्टेट ढूंढी, इसका मतलब ये है हैदराबाद जो मुगल एम्पायर का
का पार्ट था, इसने वो हैदराबाद उनसे छीन के उसकी एक नई स्टेट बना ली। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब अलग कर लिया मुगल एम्पायर से, अपना रूल जब वहां पे जमा लिया। तो ऐसे करके इसने क्या किया, हैदराबाद की, ऐसे इसने हैदराबाद की स्टेट जो है फाउंड करी। इसने उसको स्टेट का फॉर्म दे दिया, मुगल एम्पायर से निकाल दिया कि अब उसने बोला मैं यहाँ पे राज करूंगा, जैसे मेरा मन चाहेगा वैसे, आपसे ऑर्डर्स नहीं लूंगा। तो असफ जाह ने क्या किया, हैदराबाद की स्टेट ढूंढी, और ये कहाँ का मेंबर था, किस कोर्ट में था? तो फर्रुख सियार जो एम्परर है उसके कोर्ट में एक बहुत पावरफुल मनसबदार था या मेंबर था, कुछ भी लिख सकते हो। He was entrusted first with the governorship of Awadh and later given the charge of the Deccan. डेक्कन की क्या बात है? डेक्कन में किसका? हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो डेक्कन के अंदर पड़ता है। तो पहले उसको अवध का गवर्नेंस दी थी और उसके बाद उसको डेक्कन में शिफ्ट कर दिया। As the Mughal governor of the Deccan provinces, Asaf Jah already had full control over its political and financial administration. अब अगर आपने इसको गवर्नर बना के भेजा है तो इसके पास ऑब्वियसली कुछ तो, ऐसे गवर्नर है वहां का तो इसके पास कुछ राइट्स तो ऑलरेडी हैं, मतलब ये ऑब्वियसली वहां की जो आर्मी है या फिर जो वहां का पॉलिटिकल कंट्रोल है ये देखता है, फाइनेंशियल कंट्रोल भी वही देखते हैं। तो थोड़ी सी पावर तो, या फिर गवर्नर की भी पावर कम नहीं होती थी इसके पास पहले, अब उसी का फायदा उठा के ये क्या करेगा, पूरी पावर ले लेगा। Taking advantage of the turmoil in the Deccan and the competition amongst the court nobility, he gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. तो जब हमने इसको गवर्नर बना के भेजा असफ जाह को फर्रुख सियार ने, तो गवर्नर गया तो गवर्नर की ऑब्वियसली कुछ रूल्स, कोई रोल है उसका, और गवर्नर के पास थोड़ी सी पावर भी होती है, सारी नहीं, थोड़ी सी पावर में क्या है, वो ऑब्वियसली पॉलिटिकल डिसीजन भी लेगा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल चीजों को भी देखेगा वो। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा मुझे ये थोड़ी पावर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की फुल पावर चाहिए। तो फुल पावर लेने के लिए इसने क्या किया, इसको ये पता था कि डेक्कन जो है, हमने ये पढ़ा कि जितने भी मुगल एम्परर थे वो कभी भी, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साउथ पार्ट है, जो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है, यहाँ पे ज्यादातर कैंपेन्स जब वो करते थे, मिलिट्री कैंपेन्स, वो फेल हो जाती थी। लेकिन जो औरंगजेब है उसने डेक्कन को जो है अपने कंट्रोल में कर लिया था, उसने काफी डेक्कन का रीजन अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन कंट्रोल में करने के बाद वो वहां पे प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाया, ये हमने पढ़ा था। वो उसने उसको कब्जा तो कर लिया लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। कंट्रोल नहीं कर पाया तो एक तरफ क्या है, डेक्कन पे वैसे ही अटैक्स हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमें अलग करो, वैसे ही वहां का अटैक हो रहा है, एक तो ये हो रहा है, साथ में क्या उसको ये पता है कि जो कोर्ट है, जहाँ पे राजा है, फर्रुख सियार है जहाँ पे, वहां पे उनकी अपना ही कंपटीशन चली जा रहा है कोर्ट में, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी नोबिलिटी आपस में वही करी जा रही है कोर्ट में, कोई नोबिलिटी कुछ कहती है, कोई नोबल्स कुछ कहते हैं, कोई ग्रुप कुछ कहता है। तो उसने इस सब का एडवांटेज उठाया और सारी पावर अपने हाथ में कर ली और वो वहां का एक्चुअल रूलर बन गया। तो अब वो वहां का रूलर बन गया। Asaf Jah brought skilled soldiers and administrators from northern India who welcomed the new opportunities in the south. अब साउथ में न्यू अपॉर्चुनिटीज का क्या मतलब, एक इसका मतलब ये है कि जब डिक्लाइन हो रहा है किसी जगह का, या एम्परर, किसी एम्परर का या एम्पायर का जब डिक्लाइन होना शुरू हो गया तो अपॉर्चुनिटीज क्या कम हो जाएंगी। जैसे हम देख रहे थे कि कितनी बार जो है नादिर शाह आया, उसने अटैक करके वो लूट के चले गया। तो साउथ में क्या है, साउथ में एक नया, उन्होंने देखा एक नया रूलर आ गया, एक नई स्टेट बन गई, तो वहां जाते हैं, वहां में न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो इसकी वजह से असफ शाह ने क्या किया, बहुत सारे सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को वो नॉर्थ इंडिया से साउथ ले आया। He appointed mansabdars and granted jagirs. Although he was still a servant of the Mughal emperor, he ruled quite independently without seeking any direction from Delhi or facing any interference. तो इसका क्या मतलब, हमने पढ़ा था कि ये फर्स्ट टाइप में आता है। इसमें क्या है, स्टेट तो बन गई, उसने अपना पावर अपने हाथों में ले ली, लेकिन मुगल के साथ टाइज नहीं तोड़े। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा हुआ है ऊपर, जो आप अगर देखोगे इस पैराग्राफ में, यहाँ पे जो 1 2 3 पॉइंट्स हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो ये वो वाली स्टेट्स हैं जिन्होंने पावर तो ले ली पूरी अपने हाथ में, लेकिन मुगल के साथ ऑफिशियल टाइज तोड़े नहीं। तो हमने यही यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसने क्या किया, रूलर तो बन गया लेकिन इसने मुगल के साथ टाइज नहीं तोड़े। ठीक है, लेकिन रूल ये इंडिपेंडेंटली करता था। अगर वो दिल्ली का एम्परर उसको बोले कि ऐसे रूल करो, तो वो कहता था नहीं, मैं अपना रूल खुद देख लूंगा। द मुगल एम्परर merely confirmed the decisions already taken by the Nizam.
निजाम क्या, रूलर, तो जो भी वो डिसीजन लेता था मुगल एम्परर उसको कुछ नहीं कह सकता था, ठीक है। उसने अगर डिसीजन ले लिया तो वही फाइनल है। उस ऐसा नहीं है कि वो जाएगा पहले उसने डिसीजन लिया मुगल एम्परर से पूछेगा, अगर एम्परर मानेगा तो डिसीजन आके जाएगा। जो निजाम ने वहां के हैदराबाद के निजाम ने ले लिया डिसीजन वही फाइनल डिसीजन है, एम्परर से पूछने की जरूरत नहीं है। The state of Hyderabad was constantly engaged in the struggle against the Marathas to the west and the Telugu warriors, that is the Nayaks of the plateau. इनके साथ इनकी लड़ाई चलती रहती थी। The ambitions of the Nizam to control the rich textile producing areas of Coromandel coast in the east were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. तो ये हमको याद रखना है कि जब मुगल एम्पायर का जो है डिक्लाइन हो रहा है, ब्रिटिश की जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऑल्दो इसने स्टेट हैदराबाद की कंट्रोल में ले ली, लेकिन इसको क्या है, पहले तो मराठास अटैक कर रहे हैं, फिर तेलुगु वॉरियर्स जिनको नायक कहते थे वो भी प्लेट्यू के जो हैं वो भी इन पर अटैक कर रहे हैं। और साथ में क्या है, टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज, क्योंकि हमने पढ़ा कि ब्रिटिश को भी टेक्सटाइल लेने का, क्योंकि ये एक्चुअली क्या वो बनकर आए थे ट्रेडर्स, तो इनका बेसिक क्या था, इनको टेक्सटाइल ट्रेड करना है या किसी भी सामान में ट्रेड करना है, टेक्सटाइल्स मेनली अगर इनको करना है, क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल्स जो है उनकी वर्ल्ड मार्केट में उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई वैल्यू थी। तो अगर वो कंट्रोल ले रहे हैं तो वो ऑब्वियसली पहले उन जगह का कंट्रोल लेंगे जहां से उनको फायदा हो। तो ब्रिटिश ने भी क्या किया था बाद में, उन्होंने भी फिर इस पर काफी जो है मतलब मुश्किलें खड़ी करी थी हैदराबाद के लिए। ये इसका कहने का मतलब है। कहाँ पे, कोरामंडल कोस्ट के अंदर, ये भी याद रखना है। एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ब्रिटिश ने जो है हैदराबाद के जो निजाम है उनको कहाँ पर जो है मुश्किलें पैदा करी या कुछ भी, कहाँ पे उनका ब्रिटिश के साथ कोलाइड हुआ या कुछ भी हुआ, तो आप बोलोगे कोरामंडल कोस्ट में हुआ था। Nizam's army. A description of the Nizam of Hyderabad's personal troopers in 1790. The Nizam has a sawari of 400 elephants, several thousand of horsemen near his person, who receive upwards 100 rupees nominal pay and extremely well mounted and richly कैपेरिसन। तो इसका क्या मतलब है, जनरल बता रहे हैं कि इसके पास जो आर्मी है वो भी अच्छी है और साथ में क्या है, उनके पैसे भी अच्छे हैं आर्मी के, उनको पैसे भी उस टाइम पे 100 रुपीज बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। तो उसके हिसाब से इनके पास ये दिखा रहे हैं कि इनके पास पॉलिटिकल फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट है। नेक्स्ट इज अवध, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।